ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है। और देखिए, किसी खास टॉपिक पर किसी खास व्यक्ति के अपने ये विचार होते हैं, तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। चीन पर भरोसा ना करे भारत। अब चाइना और भारत के रिश्ते सही हो रहे हैं ना। लद्दाख में जो झड़प हुई थी, जिसमें हमारे कुछ सैनिक शहीद हुए थे, उस टाइम से हमारे और चाइना के रिश्तों में बड़ी खटास चल रही थी। एक चाइना हमारा पड़ोसी है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी चाइना से। 5 वर्षों के अंतराल के बाद भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता के बाद द्विपक्षीय संबंधों में नरमी के संकेत मिले हैं। इस वार्ता में भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन की ओर से विदेश मंत्री वांग यी शामिल हुए। और वार्ता की यह पहल पूर्वी लद्दाख और अक्साई चीन सीमा पर 2020 से चले आ रहे सैन्य टकराव को सुलझाने के पश्चात आरंभ की गई है। और उस समझौते के तहत चीन ने विवादित क्षेत्रों से अपनी सेना को पीछे हटाया और जहां उसने भारतीय सेना को गश्त करने से रोका था। सैन्य निकासी के अलावा चीन ने आश्वासन दिया कि दोनों पक्ष एक दूसरे के मूल हितों और प्रमुख सरोकारों को समझते हुए और ईमानदारी एवं सद्भावना के साथ मतभेदों को सुलझाने के लिए तैयार हैं। कूटनीतिक सरगर्मियों के मद्देनजर अहम सवाल यही है कि क्या चीन का भारत के प्रति वाकई कोई हृदय परिवर्तन हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो इसका कारण क्या है। बीते 12 वर्षों से चीन पर राज करते हुए तानाशाह राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मंशा पर ध्यान दें तो यह असंभव है कि उन्होंने एशिया और विश्व में चीन के वर्चस्व और विस्तारवाद का सपना रातों रात त्याग दिया। प्रमुख देश कूटनीतिक नामक उनकी अवधारणा के अनुसार चीन कभी भी अपने वैध अधिकारों और हितों को नहीं छोड़ेगा। पड़ोसी देशों के साथ विवादों में अपनी शक्ति और श्रेष्ठता के बलबूते हावी रहेगा। भारत के अलावा 1 दर्जन से अधिक देशों के साथ चीन के अनसुलझे क्षेत्रीय विवाद हैं। और कहते हैं जितने देशों से उसकी सीमा लगती है ना, सभी से विवाद है और सीमा विवाद। इन सभी के प्रति सी के शासन में चीन ने दबंग व्यवहार अपनाकर ध्वंस देना जारी रखा। ग्रे जोन और सलामी स्लाई सिंह रणनीतियों का उपयोग करते हुए चीन ने पड़ोसियों पर सैन्य एवं आर्थिक दबाव डालकर यही चेष्टा की कि कमजोर देशों पर चीन की इच्छा थोपी जाए। और उनके अति राष्ट्रवादी चीनी स्वप्न का लक्ष्य एशिया में उन पुराने साम्राज्यवादी युगों को पुनः स्थापित करना जहां चीन का कथित तौर पर प्रभुत्व था और पड़ोसियों को बीजिंग में सम्राट के सामने झुककर प्रणाम करना था। और सी जैसे कट्टर निरंकुश नेता का इतने भव्य एवं महत्वाकांक्षी सपनों को भुला देना नामुमकिन है। चीन को केवल महाशक्ति बनाना ही नहीं, बल्कि अमेरिका को पछाड़कर विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करने और चीनी मूल्यों पर आधारित नई व्यवस्था कायम करने जैसे लक्ष्यों को साधने के लिए वह कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ने वाले। और हालांकि उसने यह राह आसान नहीं है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश भी चीन की इस राह में कांटे बिछाने के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे। और आप देखिए, यह कोई सहयोग नहीं है कि चीन ने भारत समेत अन्य जिन एशियाई देशों के साथ स्थलीय और समुद्री सीमाओं से जुड़े विवाद नहीं निपटाए हैं, उनकी अमेरिका के साथ गलवहियां बढ़ी हैं। असल में चीन को संतुलित करने की दृष्टि से ही इन देशों का झुकाव अमेरिका की ओर बढ़ा है, जिससे चीन और चिढ़ता है। और चीन यह चाहता है कि सीमाओं पर दबाव घटाने के बदले पड़ोसी देश अमेरिका से किनारा करें या फिर अमेरिका के साथ मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसके लिए मुश्किलें पैदा न करें। इसका अर्थ है कि पड़ोसियों को अपने विदेश नीति स्वतंत्रता और सामरिक स्वायत्तता को सीमित करना होगा और चीनी प्रभुत्व वाली क्षेत्रीय व्यवस्था को स्वीकार करना होगा। इस प्रकार की शर्त किसी भी स्वाभिमानी देश, विशेषकर भारत जैसे उभरती हुई महाशक्ति को कतई स्वीकार नहीं हो सकता। और एक समय देखिए, चाइना और पाकिस्तान का झुकाव अमेरिका की तरफ हुआ करता था, अमेरिका का झुकाव इनकी तरफ हुआ करता था। रूस हमारा भरोसेदार मित्र हुआ करता था, अभी भी है वो, लेकिन अमेरिका बड़ा मतलबी है। आज आगे अब उसे चाइना को आगे बढ़ने से रोकना है तो बिना भारत के वो संभव नहीं है, तो उसका भी झुकाव भारत की तरफ दिख रहा है। और देखिए, भारत एक बड़ा बाजार है और बिना भारत के सहयोग के आप देखिए कोई महाशक्ति बन भी नहीं सकता, कोई आगे बढ़ भी नहीं सकता है। तो चाइना का वो भी एक हित है। और अभी आपने देखा है कि हम लोगों ने बहुत सारे सामानों पर रोक लगाई और फिर कुछ ऐप भी आपने देखा होगा बैन कर दिए थे, तो वही उसकी मजबूरी है। अजीत डोभाल और वांग यी के बीच हालिया वार्ता विवादित सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधियों की 23वीं बैठक है और यह सिलसिला बिना किसी अंतिम सहमति के वर्ष 2003 से निरंतर जारी है। इसके अतिरिक्त सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 2012 से अब तक 32 बैठकें हो चुकी हैं।
इनमें भाग लेने वाले भारतीय वार्ताकारों और राजनयिकों का मानना है कि चीन इस विवाद को हमेशा के लिए समाप्त करने का इच्छुक नहीं दिखता है। वह भारत की ओर से प्रस्तुत किए गए मानचित्र की बारीकियों में भी नहीं जाता है। चीन लगातार थकाऊ वार्ताओं के माध्यम से संघर्ष को प्रबंधित करने का प्रयास करता है, परंतु अपनी क्षेत्रीय दावों को नहीं छोड़ता है। 2020 में गलवान घाटी में मुठभेड़ और उसके बाद करीब 60,000 सैनिकों, भारी भरकम हथियारों की तैनाती चीन को खासी महंगी पड़ी। भारतीय सेना ने जिस मुस्तैदी के साथ जवाबी कार्रवाई की, अतिरिक्त चीनी घुसपैठ के लिए सभी रास्ते बंद कर दिए और उसने सी की चिंताएं बढ़ा दी। और अमेरिका के साथ भारत की सामरिक साझेदारी भी बीते कुछ वर्षों के दौरान जिस प्रकार मजबूत होती गई, उससे भी चीन के माथे पर बल डालने का काम किया है। ट्रंप की वापसी और उसके द्वारा छेड़े जाने वाले संभावित व्यापार युद्ध पर सैन्य चुनौती भी सी की आशंका का कारण है। ऐसे में भारत के प्रति नरम रवैया पर प्रदर्शन कर चीन के लिए थोड़े समय के लिए सामरिक राहत की खोज में होंगे। और देपसांग व देमचौक से चीनी सेना की वापसी सी की नाकामी का परिचायक है, लेकिन यह ध्यान रहे कि उनके जैसे महत्वाकांक्षी तानाशाह आसानी से हार नहीं मानते हैं। चीन भारत को झुकाने का इरादा तब तक मन में रखेगा जब तक कि वह आश्वस्त न हो जाए कि भारत अमेरिका के संग मिलकर उसकी घेराबंदी करना नहीं छोड़ता है। चूंकि अमेरिका की मित्रता भारत के उत्थान के लिए अनिवार्य है, इसलिए चीन के साथ भारत की अनमन और प्रतिस्पर्धा में कमी की अपेक्षा अवास्तविक है। और भारत चीन वार्ता के दौर सीमा पर उल्लिखित नियमों को बहाल करने में कमोबेश मददगार हो सकते हैं, लेकिन भू राजनीतिक स्तर पर मैत्रीपूर्ण संबंधों की संभावना दूर की कौड़ी है। जब तक चीन भारत की महाशक्ति बनने में अड़चन डालता रहेगा, उसकी दोस्ती की अपेक्षा काल्पनिक बनी रहेगी। भारत को अपनी सैन्य तैयारियों और क्षमताओं को उन्नत करते हुए चीन से सतर्क रहने की नीति पर ही चलना होगा। लेखक जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर डीन है, इनका नाम है श्रीराम चौलिया। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं, बता सकते हैं। संविधान को बचाने का दिखावा। इस समय आप देखते हैं कि जो चल रहा है वहाँ संसद में कार्रवाई, संविधान पर चर्चा। यहाँ 3 डेटें आप लोग जरूर याद रखें। एक तो 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी, तो 15 अगस्त को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, आज़ादी का दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत हो गया था ना, और 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से संविधान लागू हो चुका था, गणतंत्र के रूप में स्थापित हो चुके थे। तो 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आजकल संविधान हर तरफ चर्चा में, लेकिन यह पहली बार दिख रहा है कि संविधान के नए संरक्षक उसे बचाने के लिए सबसे अधिक उत्सुक दिख रहे हैं। यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर वे किससे संविधान को बचा रहे हैं। अच्छी बात है कि इस सबके बीच देश संविधान पर घातक आघात किए जाने के उन 2 वर्षों को पुनः याद कर रहा है जो उसने 1975 से 77 के मध्य चले। इंदिरा गांधी के समय की बात हो रही है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था जो 1975 से 77 के बीच। और आपको एक और बात मालूम होगा, 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, वो भी इंदिरा गांधी के ही समय हुआ था। स्वाभाविक है कि उन लोगों को भी याद किया जा रहा है जिन्होंने संविधान को उस समय बचाया था। देश में जेपी जैसी स्वतंत्रता संग्राम के तपे हुए नेता मौजूद थे, जिनकी निस्वार्थ अगुवाई में जनता ने संविधान बचाया था। नियत में खोट अनुभवहीनता का जब सत्ता प्राप्ति के संदर्भ में समन्वय होता है तो हास्यास्पद स्थितियां निर्मित हो जाती हैं। और आप देखते हैं कि भारत की राजनीति में इस समय यह स्थिति बन गई। संविधान की मूल भावना अपनी संपूर्णता के साथ उसके आमुख में निहित थी। वह एक संपूर्ण प्रतिज्ञा है जिसे निभाने के लिए हर नागरिक को प्रतिबद्ध होना चाहिए। वे लोगों जो संवैधानिक पदों पर जनप्रतिनिधि बनकर पहुंचते हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे उनके अनुपालन का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। संविधान हर भारतवासी को एक बेहतर जीवन देने के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता का वह दस्तावेज है जो इंगित करता है कि व्यवस्था किस प्रकार आगे बढ़ेगी। यह सामान्य अपेक्षा है कि हर नागरिक अपना उत्तरदायित्व निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ लक्ष्य प्राप्त के लिए अवश्य करे। लोक हिताय मर्म कर्तव्य संविधान में हर प्रकार से रचा बसा है। कौन उसे कितना आत्मसात कर पाता है, यह व्यक्ति की अपनी क्षमता पर ही नहीं, उसके जीवन मूल्यों पर भी नियंत्रण करता है। आप संविधान को जितनी बार पढ़ेंगे, आपकी समझ का दायरा उतना ही बढ़ता जाएगा। इसी के साथ संविधान निर्माताओं के प्रति सम्मान भी बढ़ता जाएगा। मैं उन लोगों में हूं जिन्हें संविधान का आमुख 1955 के आसपास स्कूल में ही कंठस्थ करा दिया गया था। आपातकाल में इसे परिवर्तित किया गया और इसमें सोशलिस्ट सेकुलर शब्द जोड़े गए। यह परिवर्तन दूरदर्शी संविधान निर्माताओं की समझ का अपमान था। यह परिवर्तन उन संसद ने किया जिसका सारा विपक्ष जेल में यातनाएं झेल रहा था, यानी इंदिरा गांधी के समय की बात हो रही, राष्ट्रीय आपातकाल के। उसका कार्यकाल तक संविधान के प्रावधानों को रोक कर 5 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया था।
कैसी विडंबना है कि इन सब के लिए जिम्मेदार लोग आज संविधान के संरक्षक बनकर देश की जनता का समर्थन पाने की अभिलाषा कर रहे हैं। भले ही सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान ने के अमुक परिवर्तन को बदलने की आवश्यकता ना मानी हो, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि अमुक बदल जाएगा। और ऐसी कल्पना तो शायद राजेंद्र प्रसाद या भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के अन्य सदस्यों ने भी नहीं की होगी। सामान्य नागरिक के लिए यह समझ पाना कठिन है कि जो सर्वोच्च न्यायालय यह निर्णय देता है कि संसद भी संविधान के मूल आत्मा से छेड़छाड़ नहीं कर सकती, वह अमुक के मूल स्वरूप में हुई छेड़छाड़ को कैसे स्वीकार कर लेता है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और जो संसद की बात हो रही है, तो इसमें आप देखिए राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बनती है संसद। अंबेडकर और गांधी जी ने पश्चिम में शिक्षा ग्रहण की थी, लेकिन वे भारतीयों की उस श्रेणी में नहीं थे जिन्हें पश्चिम की पढ़ाई ने अपने देश और संस्कृति से अलग कर दिया था, जैसा अधिकांश विलायत में पढ़े लोगों के साथ हुआ। भारत उनकी सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति, उनकी वैचारिक समृद्धता और आप देखेंगे कि इस मनुष्य मात्र की एकता में विश्वास की जितनी गहरी समझ इन मनीषियों ने गहन अध्ययन से प्राप्त की, वह अद्वितीय थी। क्या उनके साथ साथ राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय आदि का आचरण और जीवन जीने की पद्धति यह स्पष्ट नहीं करती है कि पंथ निरपेक्षता की निर्मल और व्यवहारिक समझ भारत में सदा उपस्थित थी? क्या यह भावना अमुक तथा संविधान के हर पृष्ठ पर स्पष्ट नहीं होती है? संविधान सभा ने शब्दों के संबंध में चर्चा की थी और उन्हें ना जोड़ने का निर्णय लिया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 के अपने ऐतिहासिक भाषण में यह कहा था कि संविधान कितना अच्छा होगा यह आगे चलकर उसे चलाने वालों पर निर्भर करेगा। 1975 से 77 में यह शब्दशः सत्य सिद्ध हुआ, जब पद पर बने रहने की लालसा ने संविधान के साथ ऐसा अत्याचार किया जिसे इतिहास भूलेगा नहीं। इस समय संविधान बचाने का जो शोर सुनाई दे रहा है और जिसकी प्रति संसद ने संभल तक लहराई जा रही है, वह देश का ध्यान भटकाने की कोशिश मात्र है। संविधान की प्रति हर जगह लहराने वाली लोग यदि एक बार यह कहते हैं कि उनके हाथ में व्यक्ति है जिसमें आचार्य नंदलाल बोस द्वारा भारतीय संस्कृति को दर्शाते हुए सभी चित्र भी शामिल हैं, तो बात बनती है। ये चित्र पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध पर बनाए गए थे। संविधान का सम्मान तो तब होगा जब यह प्रश्न उठाया जाए कि ये चित्र हटाए क्यों गए। संविधान के प्रति निष्ठा प्रकट करने के दिखावे के स्थान पर यह मांग उठाई जानी चाहिए कि भविष्य में संविधान की कोई प्रति बिना इन चित्रों के छापना दंडनीय अपराध होगा। आचार्य नंदलाल बोस ने बहुत मनोयोग से ये चित्र बनाए थे, उन्हें पुनः स्थापित कर उनके अपमान की भरपाई होनी चाहिए। यह देखना दयनीय है कि सत्ता पाने के लिए व्याकुल लोगों की व्यग्रता अब उग्रता के रूप में प्रकट हो रही है। संसद के कार्य संचालन में जैसे व्यवधान डाले जा रहे हैं, वे ना तो भारत के संविधान के प्रति कोई आदर भाव प्रकट करते हैं, ना ही अंबेडकर के प्रति कोई श्रद्धा प्रकट करते हैं। लेखक प्रधानमंत्री स्मारक और ग्रंथालय में फेलो हैं जगमोहन सिंह राजपूत, इनके अपने विचार हैं। हो सकता है कि आप लोग सहमत हो सकता है ना सहमत हो। विवेक, मनुष्य की स्वाभाविक विचार चेतना भौतिकवादी होती है। वह जिस समाज में रहता है उसके वातावरण का प्रभाव उस पर अवश्य पड़ता है। अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह जो संघर्ष करता है उसका प्रभाव उसके मन मस्तिष्क पर पड़ता है। इस भौतिक संसार में रहकर जीवन जगत की स्वाभाविकता के कारण जो विचार और संकल्प मनुष्य बनाता है, पुरुषार्थ करने पर वह भौतिक वस्तुओं के रूप में इन्हें प्राप्त कर सकता है। यदि हम गहनता से विचार करें तो यह भौतिक उपलब्धियां मानव जीवन में स्थायी शांति प्रदान नहीं कर सकती और अविवेक के कारण हमें इन्हें सुख मान लेते हैं और आनंद का साधन भी। वास्तव में आनंदमयी शांति की प्राप्ति के लिए विवेक का होना आवश्यक है। जीवन की यथार्थ दृष्टि विवेक से ही प्राप्त हो सकती है। कर्तव्य और अकर्तव्य का भेद विवेक से ही प्राप्त हो सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि विवेक सत्संग से प्राप्त होता है और गीता में वर्णन है कि किंग कर्तव्य विमूढ़। महारथी अर्जुन अनिश्चय की स्थिति से बाहर निकालने के लिए अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण से विवेक की प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के बाद उनमें विवेक अर्थात ज्ञान जागृत होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच उन्हें अनुकूल ज्ञान की प्राप्ति होती है और जिससे भ्रम की स्थिति समाप्त हो जाती है। वास्तव में विवेक की परिभाषा ही यह है कि मोह जनित भ्रम का नाश हो जाए, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो। इसे ही हम ईश्वरीय बोध कह सकते हैं। यह बोध मनुष्य को मानसिक चिंताओं से मुक्त कर आनंदमय जीवन प्रदान करता है। जिस प्रकार तैरने की कला में माहिर व्यक्ति डूबती हुई नाव से कूदकर सरलता से तैरकर अपने प्राणों की रक्षा कर सकता है, ठीक इसी प्रकार विवेक से परिपूर्ण व्यक्ति इस दुखमय संसार रूपी सागर को विवेक की सहायता से तैरकर पार कर सकता है। अच्छा कॉलम लिख जाता है। इन्हें पढ़ा करिए, देखा करिए, फॉलो किया करिएगा भैया। बात का बतंगड़
किसी के बयान के आधे अधूरे हिस्से को अपने एजेंडे के हिसाब से प्रचारित करने की सस्ती राजनीति कैसे गोल खिलाती, इसका प्रमाण है गत दिवस संसद में गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर विपक्ष का हंगामा। इस हंगामे का आधार यह है कि गृह मंत्री ने यह कहकर अंबेडकर का अपमान कर दिया कि यदि अंबेडकर अंबेडकर करने वाले इतना ना भगवान का लेते तो सातों जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मुश्किल यह है कि हंगामा करने वाले यह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ऐसा कहने से अंबेडकर जी का अपमान कैसे हो गया। अपने आरोप को पुष्ट करने के लिए विपक्ष विशेष रूप से कांग्रेस नेता गृह मंत्री के बयान के एक हिस्से को प्रचारित कर रहे हैं, लेकिन उसके शेष हिस्से को सुनने के लिए तैयार नहीं, जिसमें कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेने वालों ने किस तरह उनके विचारों के खिलाफ काम किया है, उन्हें अपमानित करने में भी संकोच नहीं किया। लगता है कांग्रेस को यही चुभ गया और चुप गया। इसी कारण वह संसद के भीतर बाहर इस मामले की को तूल देने में जुट गई। इसी तूल के लिए उनके नेताओं की ओर से जैसे जैसे तर्क दिए जाए विचित्र ही नहीं हास्यवस्त दिए हैं। ये तर्क केवल राजनीतिक विमर्श का स्तर गिराने वाले ही नहीं है, यह बताने वाले भी हैं कि नेतागण किस तरह तिल का ताड़ बनाने में माहिर हो गए हैं। विडंबना यह है कि यह काम अब कुछ ज्यादा ही होने लगा है और इससे राजनीतिक बहस पर स्तर गिर रहा है। राजनीतिक बहस का स्तर इतना छिछला आप देखते हैं नहीं होना चाहिए कि किसी के लिए अविद्या लक्षणा व्यंजना में अपनी बात कहना था फिर मुहावरों का प्रयोग करना दुर्भर हो जाए। यह अच्छा हुआ कि गृह मंत्री ने अपने बयान पर कोई सफाई देने के बजाय दो टूक कहना पसंद किया कि उनके पूरे वक्तव्य को सुना जाए। वैसे यह तय है कि विपक्षी नेता ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि उन्हें यही साबित करना है कि अंबेडकर जी का अपमान हो गया, संविधान खतरे में है। इसे मूर्खतापूर्ण राजनीति न कहा जाए तो क्या कहा जाए। इस पर हैरानी नहीं कि राहुल गांधी को फिर से यह नजर आने लगा कि मोदी सरकार संविधान बदलने जा रही है और कांग्रेस नेता गृह मंत्री के बयान को लेकर आसमान सिर पर उठाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वे इस सच को नहीं छिपा सकते कि उनके शासनकाल में डॉक्टर अंबेडकर किस तरह उपेक्षा और अनदेखी की गई। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है तो यह है कि जहां नेहरू इंदिरा गांधी को उनके जीवन काल में ही भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया, वहीं अंबेडकर को यह सम्मान आप देखें 1990 में मिल सका। क्या कांग्रेस बता सकेगी ऐसा क्यों हुआ? 1954 से भारत रत्न शुरू हुआ था। ये आप देखिए, आप लोग क्या सोचते हैं? अभी जो अंबेडकर पर जो गृह मंत्री साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने जो बात कही है, कड़ा सबक। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन के डामलिया बाग और आगरा के माथुर फार्म हाउस में हरे पेड़ काटे जाने के मामले में सख्त रुख अपनाकर सीधा संदेश दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और यदि कोई दुस्साहस करेगा तो उसके खिलाफ दंड भी कड़े होंगे। वस्तुतः डामलिया बाग में रातों रात 454 माथुर फार्म हाउस में 17 हरे पेड़ काट डाले गए थे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने इन पर क्रमशः 4.55 करोड़ और 17 लाख रुपए का जुर्माना तो लगाया ही, और 20 गुना पौधे रोपने के साथ ही इसके लिए जमीन भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। हरे पेड़ों को काटने के संदर्भ में कोर्ट का यह फैसला बड़ा उदाहरण बनेगा, क्योंकि यह आदर्श स्वयं को अति शक्तिशाली मानने वालों के खिलाफ कानून की सख्ती स्थापित करता है। कोर्ट ने अपना काम कर दिया, लेकिन अब राज्य सरकार को उन अधिकारियों को चिन्हित करना चाहिए जो इतनी बड़ी संख्या में हरे पेड़ काटने के बाद भी आंखें मूंदे रहे। बिल्डरों अधिकारियों के गठजोड़ से हरे पेड़ों की कटाई रोकने के लिए भी यह जरूरी है। बिना अनुमति हरे पेड़ काटना अपराध है। बात तब ताज टेपेजियम क्षेत्र की हो जिसकी परिधि में ताजमहल से 50 किलोमीटर का क्षेत्र आता है, तो ऐसा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति जरूरी है। कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी होने के बावजूद यदि कोई उसका उल्लंघन करता है तो इतनी ही कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि दूसरे उससे सबक लें। और वृक्षों के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसलिए पेड़ों को बचाना हर नागरिक का कर्तव्य है। विकास के लिए सड़कें जरूरी है, लेकिन इस बात का भरपूर प्रयास हो कि कम से कम वृक्ष काटने पड़े और उसकी प्रतिपूर्ति में 10 गुना पौधे लगाए जाएं। अब देखिए, पेड़ों को साफ कर रहे हैं, उसी का तो परिणाम भुगत रहे हैं हम लोग। इतनी गर्मी, इतना प्रदूषण, वायु प्रदूषित हो रही है। मैं तो कहता हूँ फेफड़ों का एक हिस्सा हमारा है, हमारे अंदर एक पेड़ है कि ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, फिर वो बदल के हमें ऑक्सीजन देते हैं। और ऑक्सीजन की कीमत आपको कोरोना महामारी में समझ में आ गई होगी, जब ऑक्सीजन के अभाव में लोग घुट घुट कर मर रहे थे। जब पेड़ आप देखिए फ्री में देते हैं तो उसकी हमें महत्व तो समझना चाहिए। स्पेन के महारथी के सुनहरे युग का अंत। भारतीय क्रिकेट स्पेन गेंदबाजों का गढ़ रहा है। इस परंपरा ने हाल ही वर्षों में हमें अनिल कुंबले, हरभजन सिंह और रविचंद्रन अश्विन जैसे खिलाड़ी दिए। अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। क्रिकेट में अपने कौशल का परचम लहराते हुए उन्होंने भारत को इस मामले में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अश्विन ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2010 में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे मैच से की थी। इसके बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी जगह बनाई और अपने पहले ही टेस्ट मैच में 9 विकेट लेकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। अश्विन का गेंदबाजी
स्टाइल उन्हें सबसे अलग बनाता है और उनकी ऑफ स्पिन गेंदबाजी में विविधता, फ्लाइट और गति का अद्भुत संयोजन देखने को मिलता है। उनकी कैरम वॉल ने कई बल्लेबाजों को परेशान किया है, उन्हें विश्व क्रिकेट में खास पहचान दिलाई है। उनकी गेंदबाजी में गहराई और बल्लेबाजी को पढ़ने की क्षमता उनकी सफलता का मूल कारण रही है। कुंबले और हरभजन सिंह के संन्यास के बाद भारतीय टीम में एक ऐसे स्पिनर की जरूरत थी जो टेस्ट क्रिकेट में विकेट निकाल सके और कठिन परिस्थितियों में टीम का साथ दे सके, और अश्विन ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। कुंबले की तरह अश्विन ने भी टेस्ट क्रिकेट में निरंतरता और दृढ़ता दिखाई। हरभजन की तरह आक्रामक और बल्लेबाजों पर मानसिक दबाव बढ़ाने की कला सीखी। अश्विन का संन्यास भारतीय क्रिकेट के लिए एक युग के अंत जैसा है। हालांकि उन्होंने आईपीएल में खेलना जारी रखने का संकेत दिया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी अनुपस्थिति को महसूस किया जाएगा। उनके संन्यास का फैसला कई कारणों से लिया हो सकता है, जिसमें उम्र, शारीरिक थकान, युवा खिलाड़ियों को मौका देने की भावना शामिल हो सकती है। अश्विन ने युवा खिलाड़ियों को प्रेरित किया है, स्पिन गेंदबाजों की नई परिभाषा गढ़ी है। उनकी सोच, तकनीक और रणनीतियां भारतीय क्रिकेट के लिए एक धरोहर है। उन्होंने टीम इंडिया को कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला और कई मैच जिताए। उन्होंने दिखाया कि एक स्पिनर भी ऑलराउंडर बन सकता है। अश्विन के संन्यास के बाद भारतीय टीम को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल जैसे स्पिनर टीम में हैं, लेकिन अश्विन जैसे विविधता और अनुभवी हासिल करने में समय लगेगा। अश्विन का करियर भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम अध्यायों में दर्ज रहेगा। उनके संन्यास के बाद टीम में उनकी कमी जरूर महसूस होगी, लेकिन उनके द्वारा स्थापित मानदंड आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। ये टिप्पणियां रहती हैं, पढ़ना हुआ करे तो पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एक देश एक साथ चुनाव करवाने की बात हो रही है ना, एक देश एक चुनाव, और इस पर आपने देखा होगा अभी हाल ही में एक पूरी क्लास ली हुई थी, बड़े विस्तार से हम लोगों ने बात की हुई थी, उसे जाकर जरूर देख लीजिए। और इस टॉपिक के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिए, क्योंकि ये चर्चा में बना रहेगा और इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। हमारे देश में ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम आदि स्थानीय निकाय, और देखिए स्थानीय जो निकाय है ना, उनके चुनाव आयोग, जो राज्य में चुनाव आयोग होता है ना, जैसे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग, वही देखरेख करता है। और इसी श्रृंखला में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। विधानसभा हो, चुनाव हो, तो इनकी देखभाल कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। देश के कई प्रदेश तो पिछले कई महीने से लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव की प्रक्रिया में ही है। ऐसे में क्या वहां जन कल्याण और विकास कार्य सुचारू रूप से हो पाएंगे? और कहीं ना कहीं आप देखते हैं कोई ना कोई चुनाव होते ही रहते हैं साल भर। वस्तुतः चुनाव की प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया में भिन्न भिन्न प्रकार के संसाधनों, लोगों की भारी आवश्यकता पड़ती है। एक देश एक चुनाव की संकल्पना यही है कि ये सभी चुनाव एक साथ, अर्थात एक निश्चित समय सीमा में संपन्न हो। एक देश एक चुनाव विधेयक को मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद मूर्त रूप देने के लिए केंद्र सरकार ने इससे संबंधित संविधान के संशोधन विधेयक 129 और इससे जुड़े एक अन्य विधेयक को लोकसभा में पेश कर दिया। विधेयक की विपक्ष के 198 मतों की तुलना में 269 सदस्यों का समर्थन मिला। प्रस्तुत विधेयक में 3 केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ करवाने का प्रावधान है। और प्रस्तुत विधेयक से समृद्ध प्रक्रिया भी जारी है। इससे कहा जा रहा है कि संसाधनों की बचत होगी। अब देखिए इसके फायदे भी हैं और इससे जुड़ी हुई चिंताएं भी हैं और सुझाव भी दिए जा रहे हैं उनके समाधान के लिए। यही आपको याद रखना है, यही लिखना है। तो इस विधेयक के मूल में सरकार का तरह कि देश में एक साथ चुनाव कराने के से समय, धन और संसाधनों की बचत होगी। साथ ही अलग अलग चुनाव के चलते बार बार आदर्श आचार संहिता के कारण होने वाली बाधाओं को भी रोका जा सकेगा। आदर्श आचार संहिता चुनाव अवधि के दौरान विकास कार्यों को भी रोक देती है। इसके विपरीत विपक्ष ने इस प्रस्ताव को अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक बताया। क्या विपक्ष का यह विरोध और आरोप तार्किक है? कोविंद समिति ने एक देश एक चुनाव की संभावनाएं तलाशने के लिए दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, बेल्जियम आदि 7 देशों की चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन किया है। और साथ ही देश के छोटे बड़े 47 दलों ने समिति के सामने अपनी राय रखी, जिनमें 32 दलों ने इसका समर्थन किया है और केवल 15 दलों ने विरोध जताया। और 1967 तक हमारे देश में एक साथ ही तो चुनाव होते थे, विधानसभा, लोकसभा, लेकिन उसके बाद वो क्रम बदल गया था। तथ्य यह भी है कि आजादी के बाद 1951-52 से 67 के बीच लोकसभा के साथ ही राज्य की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते रहे। अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा और आदि अनेक विकसित देशों में विभिन्न चुनाव एक साथ ही होते हैं। क्या ऐसे में हर दिन चुनाव की प्रक्रिया विकसित भारत की राय में बाधक नहीं है? इन सब के बीच एक नागरिक के रूप में हमें यह समझने की आवश्यकता है कि समय समय पर होने वाले चुनाव में भारी खर्च होता है। एक देश एक चुनाव पर बनी कोविंद समिति की रिपोर्ट बताती है कि सभी चुनाव एक साथ
होने पर भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की ग्रोथ अगले वर्ष 1.5% बढ़ जाएगा। आंकड़े यह भी बताते हैं कि सभी चुनाव एक साथ होने से जीडीपी के लिए नेशनल ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल परफॉर्मेंस निवेश का अनुपात करीब 0.5% बढ़ जाएगा। और इसी प्रकार एक साथ चुनाव होने से महंगाई में भी गिरावट आने का अनुमान है। एक देश एक चुनाव के लागू होने से चुनाव प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलेगा और देश के आर्थिक विकास में यह भी मददगार साबित होगा। चुनाव किसी स्तर पर हो, उसकी प्रक्रिया लंबी और जटिल होती है और जिससे लाखों शिक्षक, अन्य कर्मचारी, पुलिस बल और सेना के जवान लगते हैं। और इससे आप देखते हैं कि स्पष्ट है कि प्रत्येक चुनाव में कर्मचारी अनेक कार्य दिवस अपने मूल काम से अलग रहते हैं। क्या इसका प्रभाव पढ़ाई, कार्यालयों के कामकाज एवं सुरक्षा व्यवस्था पर नहीं पड़ता है? कई शिक्षकों की ड्यूटी स्कूल से अधिक मतदाता सूची बनाने, मतदान हेतु प्रशिक्षण तथा एवं चुनाव संपन्न करवाने आदि में लगाई जाती है। क्या यह सरकारी खजाने पर भारी बोझ नहीं है? और एक साथ चुनाव करवाने से देखिए वोट परसेंट भी बनेगा। अभी क्या रहता है कि किसी न किसी साल चुनाव होते ही रहते हैं, हर साल में कुछ ना कुछ, तो लगता है कि कौन जाए वोट डालने। फिर 5 साल में एक बार डालने जाना पड़ेगा तो लगेगा कि चलिए 5 साल में एक ही बार तो जाना है, तो सब लोग वोट डालेंगे। और मतदान के प्रति निरस्ता, एक जानकारी के अनुसार बगैर लोकसभा चुनाव में अकेले दिल्ली में लगभग 30,000 कर्मचारी लगाए गए। इनमें से 20,000 शिक्षक थे। बार बार चुनाव की प्रक्रिया मतदाताओं में भी मतदान के प्रति निरस्ता लाती है। विगत लोकसभा चुनाव में व्यापक प्रयास करने के बाद भी मतदान लगभग 60 से 65% ही रहा है। यह भी सत्य है कि छोटा बड़ा प्रत्येक चुनाव अब धन बल, बाहुबल और हिंसा का शिकार होता जा रहा है। चुनाव की प्रक्रिया शुरू होते ही जाति, संप्रदाय, क्षेत्रीयता के आधार पर झगड़े आरंभ हो जाते हैं। कई बार तो हत्या और दंगे का रूप भी ले लेते हैं। आपराधिक प्रवृत्ति, उससे जुड़े लोग सक्रिय हो जाते हैं और जिससे सामान्य लोगों का जीवन तनाव और संकट में पड़ जाता है। विगत लोकसभा चुनाव में इसका प्रमाण है। यह सत्य है कि आज भारत को विकसित होने के लिए विकास की गति तेज करनी होगी, विकास योजनाएं बनानी होगी, उन्हें क्रियान्वित करने में भी भारी पैसे की आवश्यकता है। फिर जैसे ही स्थानीय और राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व परिवर्तन होता है तो वे योजनाएं रोक दी जाती हैं। विश्व बैंक का कहना है कि विकसित देश बनने के लिए भारत के पास बहुत कम समय है और इस दौरान उसे कई बड़े सुधार करने होंगे। वहीं समूचा विपक्ष लंबे समय से केवल विरोध, भ्रम और भय फैलाने की राह पर है। ऐसे में संसद में चर्चा न करके हंगामे बहिष्कार में लगे रहना जन कल्याण कार्य और विकास के कार्यों को रोकना है। एक देश एक चुनाव विधेयक अभी संसद में और उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं। विपक्ष का हिदायत है कि वह सभी पक्षों पर संसद में विचार करके राष्ट्र हित में इस कार्य में सहयोग करे। विश्व बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और देखिए एक और क्या है ना, विपक्ष को सबसे बड़ी चिंता सता रही है कि जब एक साथ चुनाव होंगे तो क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं ना, उनकी चिंता यह है कि क्षेत्रीय मुद्दे दब जाएंगे, राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे और जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो उस समय जो काफी पॉपुलर होगी उसे फायदा मिलेगा, वो चुनाव जीत जाएगी। जैसे दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, विधानसभा के चुनाव होते हैं तो आप देखते हैं आम आदमी पार्टी जीतती है और आपने देखा होगा जैसे ही लोकसभा के चुनाव होते हैं तो बीजेपी एक तरफा जीतती है। और अगर ऐसा कहा जा रहा है कि अगर लोकसभा के चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव हो तो इसमें बीजेपी को फायदा होता, इस तरह की बातें आती हैं। फिर वो कहते हैं कि कहाँ उड़ीसा, और आप देखते हैं कि उड़ीसा में तो इस बार फायदा हुआ, लेकिन आंध्र प्रदेश के चुनाव भी तो होते हैं, वहां भी तो आप देखते हैं होते हैं, तो उसमें भी तो अन्य पार्टियों की सरकार पहले बनती रही है। इस बार तो बीजेपी उसके सहयोगी दलों की, तो वो लेके इतना जागरूक है वोटर हमारे देश का कि किसे वोट देना है, कौन से मुद्दे क्षेत्रीय पार्टी समाधान करेगी, कौन राष्ट्रीय। प्रशासनिक बाधाओं को पार करने की चुनौती। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में पहचाने जाने वाला भारतीय लोकतंत्र चुनावी प्रक्रिया के मामले में अद्वितीय है। यह प्रक्रिया देश के नागरिकों को अपनी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को व्यक्त करने का अवसर देती है। स्वतंत्रता के बाद से ही चुनाव प्रणाली ने भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि समय के साथ इस प्रक्रिया में अनेक चुनौतियों और कमियां भी सामने आई। वस्तुतः भारत में हर वर्ष किसी न किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय निकाय में चुनाव होते रहते हैं। यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है, लेकिन बार बार के चुनाव से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। चुनाव के दौरान लागू होने वाले आदर्श आचार संहिता के कारण विकास योजना और नीतिगत निर्णय पर रोक लग जाती है। इससे न केवल शासन प्रशासन का नियमित कामकाज बाधित होता है, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति पर भी असर पड़ता है। और सुरक्षा बलों की व्यापक तैनाती और चुनाव प्रबंधन के लिए मानव संसाधनों का अत्यधिक उपयोग भी होता है। यह सिलसिला लगभग हर वर्ष चलता रहता है, जिससे देश का प्रशासनिक ढांचा और संसाधन लगातार दबाव में रहते हैं। और इसके अतिरिक्त बार बार के चुनावी माहौल के कारण देश में एक राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है, जिससे दीर्घकालिक नीतियों और योजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा आती है। एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा का उद्देश्य लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव को एक साथ आयोजित करना है। इससे न केवल संसाधनों की बचत होगी, बल्कि प्रशासनिक और राजनीतिक स्थिरता भी सुनिश्चित होगी।
एक राष्ट्र एक चुनाव से आर्थिक बचत होने के साथ ही बार बार चुनाव होने के कारण प्रशासनिक कामकाज में आने वाली रुकावटें समाप्त होंगी। चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों की व्यापक तैनाती की आवश्यकता होगी। एक साथ चुनाव कराने से यह प्रक्रिया अधिक संगठित होगी। बार बार चुनाव के माहौल में से उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता कम होगी। तो देश शासन एवं विकास पर अनगिनत अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेगा। नागरिकों को बार बार मतदान प्रक्रिया में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी और जिससे उनकी भागीदारी अधिक प्रभावी होगी। और एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करना जितना फायदेमंद प्रतीत होता है उतना ही चुनौतीपूर्ण। इससे देखिए, ये जो चुनौती है ना, ये आपको याद रखना है। योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए कई संवैधानिक और प्रशासनिक बाधाओं को पार करना होगा। विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए संविधान में कम से कम 5 संशोधन करने होंगे। भारत की संघीय संरचना में केंद्र राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी। इतने बड़े पैमाने पर एक साथ चुनाव कराने के लिए तकनीकी प्रशासनिक ढांचे में मजबूती करना आवश्यक होगा। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए व्यापक संवाद योजना, राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। और एक देश एक चुनाव की अवधारणा केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि एक भारतीय लोकतंत्र की नई दिशा देने वाले ऐतिहासिक पहले। और इस विचार का इतिहास बताता है कि यह व्यवस्था एक समय में सफलतापूर्वक लागू थी। इसके फिर से लागू होने से लोकतंत्र और विकास दोनों को बल मिलेगा। यदि यह योजना सफल होती है तो यह भारतीय लोकतंत्र को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला परिवर्तन साबित होगा। यह समय है कि सभी नागरिक, राजनीतिक दल और संस्थाएं इस पहल का समर्थन करें। इससे भारतीय लोकतंत्र के लिए एक मील का पत्थर बनाए। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा। धोखा, आजकल आप देख रहे हैं साइबर धोखाधड़ी से निपटने की कवायद काफी। भोपाल में साइबर हेल्प डेस्क का शुभारंभ करते पुलिस आयुक्त हरिनारायण मिश्रा। आजकल ये भी बढ़ रहा है, देख सकते हैं, आपको देखना हो। मध्य प्रदेश की बात हो रही है, भोपाल इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें देखने को मिलेंगी। घिरने में घिरती प्राथमिकता है। ये हिमाचल विधानसभा की बातें हो रही हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। 365 दिन चीड़ के पेड़ों को साय साय अकेले सुनने वाला धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा सदन बुधवार से चहल पहल देख रहा है ना। तो देखिए, जो महत्वपूर्ण रहते हैं आर्टिकल, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। फिर भी आपको लगता है कि किसी के बारे में आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग, देखिए। और कई बार हम लोग इन टॉपिकों के बारे में बात कर चुके हैं जो बार बार दोहराते जाते हैं। तो इसीलिए तो मैं कहता हूं कि एक बार सामान्य जानकारी रखिए। वो क्या है, मामला पूरा क्या है, उसके फायदे क्या हो सकते हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं, उससे जुड़ी हुई चिंताएं क्या हैं, उनके समाधान क्या हो सकते हैं, आगे की राह क्या हो सकती है। यही आपको आंसर राइटिंग में लिखना है, यही आपको निबंध में लिखना है, यही आपको याद रखना है। ठीक है। अब मेरे लिए कोई सवाल हो, आपका सुझाव हो, तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।